हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले आज की चर्चित सुर्खियां देखते हैं। 22वां फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन कतर में किया गया। अगली खबर है एयर फेस्ट 2022 का आयोजन नागपुर में किया जाएगा। और अगली खबर है ब्रिटेन ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा की। अगली खबर है दलाई लामा को गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगली खबर है नेपाल ने आगामी चुनाव के लिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया। अगली खबर है अरुण गोयल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। आइए हम लोग इन्हीं खबरों को विस्तार से देखते हैं। पहली खबर है 22वां फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? कतर में किया गया। 22वां फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कतर में किया जा रहा है। कहाँ पर? कतर में। यह पहली बार है जब कोई अरब देश टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है। यानी पहली बार है जब कोई अरब देश इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है। 2002 के विश्व कप के बाद एशिया में आयोजित होने वाला यह दूसरा विश्व कप है। यानी 2002 के विश्व कप के बाद एशिया में आयोजित होने वाला दूसरा विश्व कप है, जिसकी मेज़बानी जापान और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त रूप से की थी। यानी जो 2002 में विश्व कप आयोजित हुआ था उसकी मेज़बानी किसने की थी? जापान और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त रूप से की थी। इस वर्ल्ड कप में कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कितनी टीमें? 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लाइव जो है इसका आधिकारिक शुभंकर है। आधिकारिक शुभंकर क्या है इस विश्व कप का? लाइव है। और यह कीफिए से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? कीफिए से प्रेरित है, जो अरब पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक हेडड्रेस है। कीफिए से प्रेरित है। कीफिए क्या है? जो अरब पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक हेडड्रेस है। वर्ल्ड कप के दौरान इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल का नाम अल रिहला है। क्या नाम है? अल रिहला। अल रिहला का अरबी में अर्थ होता है यात्रा। यह जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी एडिडास ने बनाया है। किसे बनाया है? जर्मन की मल्टीनेशनल कंपनी एडिडास ने बनाया है। यह लगातार 14वीं बार, कितनी बार? 14वीं बार एडिडास द्वारा बनाई गई गेंद का उपयोग फीफा विश्व कप में किया जा रहा है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है एयर फेस्ट 2022 का आयोजन नागपुर में किया गया। आइए हम लोग इस खबर को विस्तार से देखते हैं। भारतीय वायुसेना के वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन वायुसेना नगर के नागपुर में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? नागपुर में। यानी भारतीय वायुसेना के वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 वायुसेना नगर नागपुर में आयोजित किया गया। एयर फेस्ट का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किया गया है। यानी एयर फेस्ट का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय वायुसेना के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करना और नागपुर के युवाओं को एक रोमांचक कैरियर के लिए भारतीय वायुसेना को चुनने के लिए प्रेरित करना है। उद्देश्य क्या है? भारतीय वायुसेना के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करना और नागपुर के युवाओं को एक रोमांचक कैरियर के लिए भारतीय वायुसेना को चुनने के लिए प्रेरित करना है। और एयर फेस्ट की शुरुआत 14 एनसीसी एयरविंग के कैडेटों के साथ हुई, जिन्होंने एयरो मॉडलिंग में अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिसमें रिमोट कंट्रोल और कंट्रोल लाइन मॉडल दोनों को दर्शकों के सामने उड़ाया गया। रिमोट कंट्रोल विमान ने एक एरोबैक प्रदर्शन किया, जिसमें लूप, रोल और 8 की आकृति शामिल थी, जबकि कंट्रोल लाइन मॉडल ने उल्टी उड़ान, लूप और 8 की ऊर्ध्वाधर आकृति प्रदर्शित की। आइए हम लोग अगली खबर को देखते हैं। अगली खबर है ब्रिटेन ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा की। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, यानी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की घोषणा की है। यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच 3000 डिग्री धारक
भारतीय नागरिकों को हर साल 2 साल तक रहने और काम करने के लिए ब्रिटेन आने की अनुमति दी जाएगी। और यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम पारस्परिक होगी और 2023 की शुरुआत में खुलेगी। इसे बाली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक के दौरान लॉन्च किया। यह पहली द्विपक्षीय बैठक के दौरान लॉन्च किया गया है। भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला पहला देश है। कैसा देश है? पहला देश है। और यूनाइटेड किंगडम्स वर्तमान में आतिथ्य निर्माण आदि जैसे उद्योगों में श्रम की कमी का सामना कर रहा है। एक नए अध्ययन से यह पता चला है कि ब्रिटेन के तीन चौथाई व्यवसाय देश में श्रम की कमी से प्रभावित हैं। ब्रेक्सिट को श्रम की कमी की चिंताओं को बढ़ाने के लिए दोषी ठहराया गया था। श्रम बल की कमी विशेष रूप से उन क्षेत्रों में देखी गई जो महामारी की चपेट में आने से पहले यूरोपीय संघ के देशों पर बहुत अधिक निर्भर थे। यह नई योजना से देश में श्रम की कमी को दूर करेगी। यह नई योजना यूनाइटेड किंगडम्स और भारत के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करेगी। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। दलाई लामा को गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा। दलाई लामा क्या है? यह तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं। इनको गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा, किसके द्वारा? गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी दलाई लामा को गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। धर्मगुरु का चयन वर्ष 2020 में हुआ था, लेकिन कोविड महामारी के कारण उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया जा सका। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दलाई लामा को पुरस्कार प्रदान किया गया। मैक्लोडगंज में गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा आयोजित समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, दलाई लामा और भारत के पूर्व न्यायाधीश KG बालकृष्णन भी उपस्थित थे। यानी मैक्लोडगंज में गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा आयोजित समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, दलाई लामा और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन भी उपस्थित थे। राज्यपाल आर्लेकर ने एक समारोह में दलाई लामा को पुरस्कार प्रदान किया। समारोह के दौरान दलाई लामा ने पुरस्कार के लिए फाउंडेशन को धन्यवाद दिया और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। उन्होंने विश्व में दया, एकता और अहिंसा पर भी बल दिया। किस पर बल दिया? दया, एकता और अहिंसा पर बल दिया। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, नेपाल ने आगामी चुनाव के लिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। आइए हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के चुनाव आयोग ने आगामी प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। नेपाल के चुनाव आयोग ने आगामी प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। नेपाल में प्रतिनिधि सभा के 275 सदस्यों और 7 प्रांतीय विधानसभाओं की 550 सीटों के लिए 20 नवंबर को चुनाव होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 18 से 22 नवंबर तक नेपाल में आमंत्रित निर्वाचन अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। और भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग नाम से भी जाना जाता है, यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय, कैसा निकाय है? स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और चुनाव आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। चुनाव आयोग का सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। उसके बाद अगली खबर है, अरुण गोयल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण गोयल को निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति श्री गोयल की ओर से पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद गोयल की नियुक्ति इस पद के लिए की गई है। वर्ष 1985 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी रहे गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा लेंगे। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त, और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा होंगे। और सुशील चंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से मई में सेवानिवृत्त हुए थे। उनके स्थान पर राजीव कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में एक चुनाव आयुक्त का पद 15 मई से खाली था। आइए हम लोग खबरें एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ें। पहली खबर थी 22वां फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन कतर में किया गया। और उसके बाद अगली खबर थी एयरफेस्ट 2022 का आयोजन नागपुर में किया गया। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की घोषणा की है। और उसके बाद अगली खबर थी दलाई लामा को गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दलाई लामा को गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नेपाल ने आगामी चुनाव के लिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया। और अंतिम खबर थी अरुण गोयल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम पर आमोद एकेडमी को फॉलो करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।